नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आपका डीपीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हमने पिछले कई वीडियो से हम पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज ये अंतिम इस पद परिचय का बिंदु है। आज इसको अपन अभ्यास करेंगे कि पद परिचय का प्रश्न किस प्रकार आता है और हमको उसका उत्तर किस प्रकार देना है। ये सारी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के बाद ही इस पद परिचय के बिंदु का समापन करेंगे। तो जुड़े रहिए। हमने जैसा कि हमको पता है कि पिछले वीडियो में जो पद परिचय, अगर आपने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की हो या वंचित रह गए हो, तो हमारे जो पिछले वीडियो है पद परिचय भाग 1 से लेकर 7 तक, उन सबका आप अध्ययन कीजिए। तत्पश्चात हमारा जो ये अभ्यास का बिंदु रहेगा पद परिचय का, उसकी जानकारी आप प्राप्त करें तो ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि पद परिचय करने के लिए हम पुराने वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अब मैं एक संक्षिप्त में पुराने वीडियो की जानकारी देते हुए इस बात को प्रारंभ कर रहा हूं कि प्रश्न किस प्रकार आएंगे और हमें उत्तर किस प्रकार लिखना है। देखो मित्रों, इसमें जो बिंदु आएगा वह रहेगा हमारे कि पद परिचय। तो पद परिचय का प्रश्न किस प्रकार आता है वो तो मैं बताऊंगा ही। पहले हमने जो अब तक पिछले 7 वीडियो में पढ़ा है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी आपको मैं बता रहा हूं, वो आप एक बार ध्यान से देखिए। देखो, हमने पढ़ा था पद की परिभाषा पढ़ी थी। पद किसे कहते हैं? शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। पद के 2 भेद पढ़े थे हमने, वो पढ़े थे विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये हमने विकारी के अंतर्गत पढ़े थे। अविकारी के अंतर्गत हमने पढ़े थे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये हमने पढ़े थे। तो पद परिचय देंगे तो हम इनको सबकी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ पद परिचय में कुछ बिंदु और जुड़ते हैं, उनको भी हमको आधार मानना पड़ेगा। उसमें जुड़ते हैं काल, वचन, लिंग, कारक। इसके अंतर्गत हमने पढ़े थे काल के 3 प्रकार: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और कारक 8 प्रकार के पढ़े थे हमने: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। इन सब बातों की हम जब पद परिचय देंगे तो ये वाला अगर प्रारूप हमको सारा याद है तो पद परिचय हम आसानी से दे सकते हैं। पद परिचय में इन सब बातों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वही बात होती है कि किसी भी व्यक्ति से परिचय पूछते हैं उसका, तो परिचय में वो अकबका क्यों जाता है? उसका कारण उसको ये पता नहीं रहता कि अपना परिचय देने के लिए उसे क्या क्या बताना है। जब उसको बता देते हैं कि नाम बताना है, कहां पर रहते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कितनी आयु आपकी, ये कई प्रकार की जानकारी से पूछते हैं तो उसको याद तो सब रहता है, लेकिन बस ही उस बात को बताने थोड़ा घबराता है। तो उसी प्रकार जब हमको ये याद रहेगा कि पद परिचय के अंतर्गत हमको इन बिंदुओं में से जानकारी देनी है,
तो उसका परिचय हम आसानी से दे सकेंगे। तो एक बार इन बिंदुओं का स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, लेकिन ये स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, ये बिंदु हमको याद भी होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि इन बिंदुओं को याद करने के साथ साथ इनके दो दो तीन तीन उदाहरण अगर हमको याद है तो उससे हमको उस पद का परिचय देने में काफी सुविधा रहेगी। हमने इनके प्रकार और चलते हैं तो उन प्रकारों का भी अध्ययन किया था, उन प्रकारों के भी अगर अलग से उदाहरण याद है तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया हो तो अभी ले लीजिए आप। ठीक है, अब मैं इनको मिटा रहा हूं। अब जो बता रहा हूं मैं कि पद परिचय किस प्रकार हमको देना है, परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आता है और हमको किस प्रकार पद परिचय देना है, वो अब समझ लीजिए। लास्ट अंतिम जो बिंदु है, इतने दिनों से हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो अब काम आने वाला है। अब आपको वो पता लगेगा कि वो कितना जरूरी था पढ़ने के लिए। जब तक हमको वो जानकारी नहीं है तो पद परिचय कैसे देंगे। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि मोहन बाजार जाता है। तो देखिए कि परीक्षा में प्रश्न आ गया बाजार जाता है, मोहन बाजार, तो वहां पर इनमें से किन्हीं भी एक या दो शब्दों को रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे मान लो दो शब्द आ गए, फिर प्रश्न लिखा जाता है रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अब हमको करना क्या रहता है, हमको उस जिसको रेखांकित कर रखा है उस शब्द को अलग से उतारना है। मोहन, अब इसका परिचय देना है। मोहन क्या है, क्या है का मतलब उसका व्याकरणिक जो विश्लेषण है वो क्या है। मोहन हमने लिखा संज्ञा है, संज्ञा में कौन सी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसको हम अब तो शायद पहचानना खूब प्रारंभ कर दिया होगा हमने। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरा लिखना है इसको हमको पूरा लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में एक वचन बहुवचन, उनमें से क्या मानेंगे हम इसको, एक वचन। फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसमें से क्या मानेंगे इसको, पुल्लिंग। बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा है, जाता है, जाता है कौन है, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता कारक। एक चीज और ध्यान रखना, ये कभी संक्षिप्त में नहीं लिखना है। ये नहीं कि व्यक्ति वाचक, एक वचन, पुल्लिंग, ये हमको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है इसको। ठीक है, अब दूसरा परिचय दिया हमने। हाँ, अगर मान लो यहां तो मैंने 4 परिचय दे दिए, अगर मान लो तुमसे 3 आते हैं, 2 आते हैं और तीसरे में शंका है कि तीसरा परिचय देने में हम असमर्थ है, तो गलत लिखने की जगह हम 2 परिचय लिख दे, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। गलत नहीं लिखना है। बाजार, बाजार के अंतर्गत हम देखेंगे बाजार जाता है, बाजार संज्ञा, बाजार पता नहीं कौन सा बाजार है, कौन सा बाजार है, तो ये जातिवाचक, क्योंकि हमने बाजार व्यक्तिवाचक का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन बाजार केवल बाजार दिया है तो जातिवाचक संज्ञा। बाजार कौन सा वचन है, एक वचन। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग। कारक ऊपर तो दिया, कारक कौन सा है,
बाजार कहाँ जाता है? बाजार। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। अब मान लो उन्होंने एक, अपन मान लेते हैं कि इसको भी रेखांकित कर दिया, मान तीनों का परिचय देना, उस शब्द को भी इधर उतारना है। अगर रेखांकित करते हैं तो जाता है, तो जाता है। अब जाता है क्रिया है, क्रिया में कभी काल नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। क्रिया में कभी काल, वो क्रिया में काल होता है, कारक नहीं होता कोई भी। क्रिया में काल होता है, कारक नहीं होता है। तो काल लिखेंगे यहां पर। जाता है कौन सा काल है? वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसके अलावा वचन कौन सा है? एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचन। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से पुल्लिंग। और अब जो है क्रिया, क्रिया कौन सी है ये? अब हमने देखा क्रिया का पता लगाना, हमने सकर्मक अकर्मक क्रिया के भेद पढ़े थे। तो सकर्मक अकर्मक में से कौन सी क्रिया है? तो वाक्य में कहीं पर अगर कर्म दिख रहा है, कर्म कारक दिख रहा है तो सकर्मक। तो कर्म कारक दिख रहा है हमको, ये कर्म है, लिखा भी है हमने कर्म कारक। तो यहां पर सकर्मक क्रिया। ये इस प्रकार हमको परिचय देना होता है परीक्षा में जो आता है। ठीक है। अब यहां पर दूसरा वाक्य लिखते हैं। सरोवर में पुष्प खिलते हैं। सरोवर में पुष्प खिलते हैं। अब रेखांकित परिचय दे दिया मान लो ये, और खिलना, दो हमारा परिचय दे देते हैं मान लो। तो अपन पहले पुष्प लिखेंगे। खिलने का कार्य कौन कर रहा है? पुष्प। खिलने का कार्य कौन कर रहा है? पुष्प। तो पुष्प क्या हो गया? कर्ता कारक। पुष्प क्या हो गया? कर्ता कारक। और वचन, पुष्प कैसा वचन हो गया? उस परिचय को जो अपन ने अभी शुरुआत में बताया था, उनमें से बिंदु ढूंढने, वचन कौन सा हो गया? एक वचन। लिंग, पुष्प खिल गया, पुष्प खिल गई, कौन सा था बेटा? पुष्प खिल गया। और तो यहां पर पुल्लिंग। अब देखो इधर हमने ये परिचय दिए, उनमें से अभी तक हमने संज्ञा का पता नहीं लगाया। तो पुष्प, किसका पुष्प खिलता है? अगर नाम होता पुष्प का तो फिर हम व्यक्तिवाचक मानते हैं कि नाम नहीं है, पुष्प की जाति बताइए, तो जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही खिलते हैं, खिलते हैं। अब देखो पुष्प खिलते हैं, पुष्प के लिए बहुवचन की क्रिया लगाई, ध्यान रखना है। पुष्प खिलते हैं बहुवचन की क्रिया, तो पुष्प भी क्या हो गया? बहुवचन ही होगा। अगर मान लो कहीं पर ये दिक्कत आती है कि अपन पुष्प को क्या माने, कहीं पर ऐसा लगे कि पुष्प को हम क्या मान सकते हैं, एक वचन या बहुवचन? पुष्प तो एक भी होता है और अनेक भी होते हैं। तो उस समय उसकी क्रिया किस आधार पर लगा रही है, लगी हुई है? ये बहुवचन को आधार मान के क्रिया लगाई हुई है। तो यहाँ पर पुष्प को क्या मानेंगे? बहुवचन। जैसी क्रिया, जिस वचन में क्रिया होगी उसी वचन में कर्ता होगा, इसलिए पुष्प बहुवचन। अब देखिए यहां पर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने भी लिखा तो पुष्प देख करके उसको एक वचन लिखते हैं। जब पता लगा क्रिया का लिखते समय कि नहीं क्रिया बहुवचन की, तो ये भी बहुवचन का होगा, तो अपने आप ही, तो उस समय ये जरूर तुम गौर कर लेना। खिलते हैं बहुवचन। वाक्य में क्रिया कौन सी है? कर्म दिख रहा है भाई। सरोवर में अधिकरण कारक, पुष्प कर्ता कारक, और खिलते हैं क्रिया। तो यहां पर कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई?
अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। और लिंग, पुल्लिंग, खिलते हैं। काल कौन सा है? क्रिया में हमेशा काल आता है, तो वर्तमान काल। इस तरीके से हमको पद का परिचय देना होता है। और हम जो भी वाक्य आए उससे घबराए नहीं, आराम से हमको जो पद परिचय के जितने बिंदु हमने पढ़े हैं उन सबको अपने दिमाग में रखे और एक एक तसल्ली से उनका परिचय देखे और परिचय देते हुए चले, और आसानी से वो परिचय हो जाएगा। इतना गंभीर बिंदु ये नहीं है जितना हम ये सोचते हैं कि पद परिचय तो बहुत ऐसा बिंदु है, इसमें तो पता नहीं कितनी व्याकरण आती है। वो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सहज और सरल बिंदु है। हमको जितना परिचय आता है उतना दे सकते हैं हम। जर्मनी 4 3 दे दिया तो भी सही है, लेकिन घबराएंगे तो एक भी परिचय सही नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है जिसमें मैं व्याकरण की अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा वह आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।